नमस्कार, मैं साक्षी सहानी बहुत स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा मंच है जो समाज के उद्धानों की बात करता है, जो बात करता है प्रगतिशील राजनीति की। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ पुष्पेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं जो पूर्व विधायक रह चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सर मेरा यह है कि आईपा द्वारा एक मुहिम चलाई गई है जिसमें हम प्रगतिशील राजनीति यानी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स किस तरीके से करी जाए उस विषय में बात करते हैं। प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स से आप क्या समझते हैं, क्या क्या विषय जो है आपको लगता है प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का हिस्सा होने चाहिए? प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स मीन्स है कि हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, समय बदल रहा है, उसमें जितने भी लोग रह रहे हैं, समाज एक बेहतर तरीके से आगे बढ़े, समाज की समझ बढ़े। और आज जिस किस्म की राजनीति पूरे देश में हो रही है, धर्म और जाति राजनीति, इससे हट करके मुद्दों की बात होनी चाहिए। कहीं पानी की समस्याएं हैं, कहीं स्कूल की, कहीं स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें, और उत्तराखंड तो लगभग इन सारी चीजों से लगातार जूझ रहा है। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड अलग राज्य निर्माण की बात शुरू ही इसलिए हुई थी जब ये कहा गया, देश और दुनिया के सुविख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर डी पंजी ने कहा कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आया। उस दायरे के अंदर सभी लोग आते हैं। ये एक नारा, आज भले ही ये नारा, ये स्लोगन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चला गया हो, और आज जब वोकल और लोकल की बात आती है तो 70 के दशक में डॉक्टर डी पंत ने कहा था, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। तो ये इस किस्म की राजनीति होनी चाहिए, मुद्दों पर बात हो, हर वर्ग को आगे बढ़ने का जो अवसर मिले, उस पर सारे राजनीतिक दल मिल करके काम करें। जबकि आजादी के बाद से हमने देखा पूरे देश में भी और उत्तराखंड में भी स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड के लोगों का योगदान बहुत बड़ा है। 9 लोगों ने अपनी शहादतें दी हैं। और उसके बाद हम सबको होना ये चाहिए था कि राजनीति में उन सभी राजनीतिक दल ऐसे लोगों को लेकर के आगे करते, चाहे वो कैंडिडेट के रूप में हो, चाहे पदाधिकारी के रूप में हो, कि जो वेल एजुकेटेड हो, जो समाज की, सोसाइटी की, गांव की छोटी छोटी दिक्कतों को समझ सके। गांधी जी ने ग्राम स्वराज की कल्पना की थी। हम सबका भी ये मानना था कि अलग राज्य बना करके हम उस दिशा में काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन ठीक उसका उल्टा हो रहा है। आज मनी और मसल्स की राजनीति हावी है। आज जो जितना चाहे उसका करियर जैसा हो, करेक्टर जैसा भी हो, लेकिन वो चुनाव जीतने वाला होना चाहिए। ये पैमाना जो राजनीतिक दलों ने बनाया है, उससे न केवल देश की राजनीति दूषित हुई है, बल्कि उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश में भी आज ये माहौल देखने को मिल रहा है। और उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा से इन सारी चीजों की खिलाफत करता रहा है। और हम फिर से जो 80 के दशक में राज्य आंदोलन के दौर में हम सब ने कहा था कि पूरे उत्तराखंड के समग्र विकास को लेकर के, गांव के विकास को लेकर के जो सवाल उठा कि डेवलपमेंट शहरों तक सीमित हो गया। राजनीतिक दलों के एजेंडे में आज भी हमारे गांव विकास के केंद्र में नहीं है। और उसका सबसे बड़ा परिणाम रिसेंटली अभी हमने कोविड-19 के दौर में देखा। अगर सारी गांव तक विकास की नीतियों को पहुंचाया जाता, गांव के हिसाब से नीतियां बनती, तो शायद आज इतनी बड़ी दिक्कतें नहीं आती। और सबसे ज्यादा हम सब ने इस बात को महसूस किया कि आज भी कोविड-19 के दौर में जो सबसे सुरक्षित स्थान रहे वो हमारे गांव, हमारे ग्रामीण क्षेत्र रहे हैं। वहाँ गांव हमको खाद्य सुरक्षा भी देते हैं, वो हमको स्वास्थ्य सुरक्षा भी देते हैं, वो हमको सामाजिक सुरक्षा भी देते हैं। लेकिन आजादी के इतने वर्षों के बाद भी और राज्य बनने के इन 21 वर्षों के बाद भी आज भी न उत्तराखंड में न देश में हम लोग देखते हैं कि विकास के केंद्र में गाँवों को हमारी सरकारों का ध्यान नहीं है, हमारी राजनीतिक पार्टियों का ध्यान नहीं है। आज हमने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया, और ये घोषणा पत्र बिल्कुल वही है जो इस राज्य को बनाने का मकसद था। त्रिपाठी जी, एक सवाल मेरा यह है, आपने गांव की बात करी, गांव से ही जुड़ा मेरा एक सवाल है। उत्तराखंड की तो बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या कहीं ना कहीं ये है पलायन की। क्योंकि हम देखते हैं कि गांव का विकास तो होता नहीं, लेकिन जितने भी लोग गांव में रहते हैं वो पलायन करके जो मैदानी क्षेत्र है या तराई क्षेत्र है, वहां पे रोजगार के चक्कर में या फिर एक अच्छी लाइफस्टाइल के चक्कर में आ जाते हैं। तो क्या लगता है कि इस पलायन को किस तरीके से सरकार को रोकना चाहिए? मैंने कहा कि जिस दिन हमारी सरकारों की, हमारी राजनीतिक पार्टियों के केंद्र में, विकास के केंद्र में गांव होंगे, बहुत सारी समस्याओं के समाधान स्वतः होना शुरू हो जाएंगे। पलायन के मुख्यतः कारण, विकास का मतलब, डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट का मतलब है रोजगार, स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो,
स्थानीय स्तर पर बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज मिले, स्थानीय स्तर पर उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, वो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक, टेक्निकल एजुकेशन तक, मेडिकल एजुकेशन तक। तो ये सारी चीजें, पलायन की जो समस्या आज दिल्ली में सारा दबाव है, पूरे देश के राज्यों का दबाव दिल्ली पर है, महानगरों पर है। उसका कारण उन इलाकों के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास की नीति तय नहीं होना, उनके केंद्र में जब तक वो गांव नहीं होंगे, चाहे वो रोजगार को लेकर के हो, चाहे वो सुविधाओं के हिसाब से हो। तो ये और इसी सब समझ के साथ इस अलग उत्तराखंड राज्य की मांग, उसकी सोच एक वैज्ञानिक डॉक्टर डी पंत के जेहन में थी और उन्होंने उसको अमली जामा पहनाया। पूरे उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य आंदोलन की लड़ाई का नेतृत्व किया, अलग राज्य बना, लेकिन उसके बाद वही सिस्टम, वही ढर्रा शुरू हो गया, वही लोग, वही राजनीतिक पार्टियां जिनको केवल चुनाव जीतने से मतलब है, और आज राज्य के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। इसलिए जब तक हम गांवों को विकास के केंद्र में नहीं रखेंगे, हमारी गांधी जी ने ग्राम स्वराज की कल्पना की थी, ग्राम सरकार की कल्पना की थी। जो नीतियां आज दिल्ली से बनती हैं वो नीतियां हमारे गांव से बननी चाहिए। उसमें गांव के लोगों की भागीदारी हो, उसमें महिलाओं की भागीदारी हो, उसमें बुजुर्गों की भागीदारी हो, और उनके हिसाब से, उनकी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से हम योजनाओं को जिस दिन तैयार करना शुरू कर देंगे, अपने आप जो सवाल आपने पूछा है उसका काफी हद तक समाधान निकलेगा। बिल्कुल त्रिपाठी जी, बहुत खूब कहीं ना कहीं आपने जवाब दिया कि अगर गांव के लिए जो नीति बन रही है वो गांव से ही शुरू हो, गांव के व्यक्तियों के बीच में से ही वो जो विचार हैं वो निकाले जाए, तो शायद हो सकता है कि गांव का विकास उसी तरीके से हो। अगला सवाल मेरा ये है सर कि हम बहुत से विकास मापदंड देखते हैं उत्तराखंड के लिहाज में। हम शिक्षा की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की, सड़कों की बात करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे विकास के मापदंड है जिसको कहीं ना कहीं ना सरकार छुपाती है और ना ही किसी के जहन में पहुंच पाते हैं। व्यक्तिगत तौर पर आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में और कितने जो है विकास के मापदंड होने चाहिए, जो अमली जामा जिस तरीके से आपने कहा सरकार को उन्हें भी पहनाना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश के समय में, हालांकि समय के साथ बजट बढ़ता है, उत्तर प्रदेश के समय में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट था। वो इन 20 वर्षों के बाद 1 लाख करोड़ के आसपास है, लेकिन स्थितियां पहले से ज्यादा खराब हैं। पहले हमारे अस्पतालों में डॉक्टर्स थे, पर्वतीय क्षेत्रों में खासतौर पर, आज वो नहीं है। आप पीपीपी मोड में उनको दे रहे हैं, ये मैं एक उदाहरण केवल आपको दे रहा हूं। जरूरत है नियत की और सही नीति की। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है कि बजट की कमी है, पैसे की कमी है। उसका सही हमारी प्राथमिकताएं जब तक तय नहीं होंगी, जब तक हम नीतियों को सही तरीके से बनाना नहीं चाहेंगे, तब तक पैसा कितना भी बढ़ जाए वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा। उत्तराखंड बनने से पहले हम सब ने डिमांड की थी, हिमाचल की तर्ज पर हमारा पूरा घोषणा पत्र है, ब्लूप्रिंट 1992 में जारी हुआ कि 371 लगे और उसमें ये प्रोविजन किए जाएं पूरे उत्तराखंड की जमीनों के प्रबंधन के साथ साथ स्थायी भू कानून बने, जिससे यहाँ के निवासी जो भूमिहीन है उनको भी भूमि मिले और जिनके पास भूमि है वो बेघर ना हो। लेकिन इन 21 वर्षों में सरकार की स्पष्ट नीतियां, स्पष्ट भू कानून नहीं होने की वजह से लगभग 60% से अधिक पर्वतीय क्षेत्रों की खूबसूरत जगहें, वो सारे स्पॉट जो आने वाले समय में यहाँ की इकोनॉमी के लिए बहुत वरदान साबित हो सकते थे अगर उनको सही तरीके से डेवलपमेंट, उनका विकास किया जाता, उनको चिन्हित किया जाता, वो आज खत्म हो चुके हैं। यहाँ के मूल निवासी आज बेघर हो रहे हैं। दूसरा, जो हमने स्पष्ट रूप से कहा कि उत्तराखंड में मूल निवास का मतलब 1950 प्रेसिडेंशियल एक्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो लागू होना चाहिए। हमारी इन राष्ट्रीय दलों की सरकारों ने उसको स्थायी निवास के नाम से पूरे उत्तराखंड के मूल निवासियों के हकों पर जो कुठाराघात किया है वो इन 21 वर्षों में हमको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे देखिए, लड़ाई जारी है। उत्तराखंड क्रांति दल ने इस राज्य की लड़ाई का नेतृत्व किया, जनता सड़कों पर आई, राज्य बना। राज्य बनने के बाद उत्तराखंड क्रांति दल जो संघर्ष सड़कों पर कर रहा है वो सड़कों तक सीमित है। नीतियां बनाने वाले लोगों को उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या हमने करना है वो समझ नहीं है, और जो एक रूटीन वर्क की तरह पूरा सिस्टम चल रहा है। तमाम लोग धरने पर बैठे हैं। उत्तराखंड का अगर चतुर्थ श्रेणी जो लोग बेहतर तरीके से
शिक्षित नहीं हो पाते हैं, शिक्षा नहीं ले पाते हैं, वो यहाँ पर बड़ी संख्या में है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में। और उन लोगों के लिए जो एक रास्ता था कि हमारा ऑफिसेज में, दफ्तरों में, हमारे तमाम इंडस्ट्रियल एरियाज में उन सारे लोगों को काम मिलता, आज वो सारी ठेकेदारी प्रथा में जा चुका है। तो ये बड़ा कारण है उत्तराखंड की बदहाली का। तो ऐसे बहुत सारी चीजों पर काम करने की जरूरत है। हमें जरूरत थी, ब्रिटिशर्स के टाइम पर हमारे यहाँ पर एजुकेशन हब डेवलप हुए, नैनीताल, मसूरी, देहरादून, और हमको जरूरत थी, हम सब सारे लोग ये जानते हैं, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में, दूरस्थ इलाकों में बड़ी फैक्ट्रियां नहीं लग सकती, बड़े उद्योग नहीं लग सकते। हम इनको एजुकेशन हब के रूप में अलग अलग विकास खंडों को, अलग अलग कॉलेजेस, स्कूल, तकनीकी शिक्षण संस्थान, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, अलग अलग जगहों पर विकास के विकेंद्रीकरण के हिसाब से खोल करके पूरे उत्तराखंड में एक बेहतर व्यवस्था शुरू कर सकते थे। लेकिन सरकारों की बेहतर समझ नहीं होने के कारण ये सारा डेवलपमेंट आज सीमित हो गया है केवल देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे जिलों पर। इन सारे, ये कोई बहुत अनोखी चीजें नहीं है। जरूरत है, मैंने कहा, नियत की और नीति की। सही, जब तक दोनों चीजें नहीं होंगी तब तक ये हालात ऐसे ही रहेंगे और बद से बदतर होते चले जाएंगे। बिल्कुल बेहतरीन आपने जवाब दिया कि नियत और नीति की कहीं ना कहीं जरूरत है उत्तराखंड में। 21 साल का हमारा ये उत्तराखंड हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी कहीं ना कहीं जो समस्या है वो है युवाओं में रोजगार को लेकर। हम देख सकते हैं कि बेरोजगारी का स्तर जिस तरीके से उत्तराखंड में बढ़ा है, उसने कहीं ना कहीं हर किसी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सरकार स्वरोजगार योजना की बात करती है, सरकार बात करती है कि इन्वेस्टर समिट जैसी बड़ी बड़ी अटकलें करी जाएं और बड़ी बड़ी जो कंपनियां है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो निवेश करें और रोजगार हर किसी को मिले। क्या लगता है कि ये समाधान हो सकता है बेरोजगारी का? देखिए, यहीं पर वो गांधी पार्क में एक तिवारी जी धरने पर बैठे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार की, मुख्यमंत्री जी की तमाम घोषणाओं के बाद एमएसएमई या मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अप्लाई किया था, और 1 साल धक्के खाने के बाद उनको वो बैंक ने फाइनेंस नहीं किया, जबकि उसमें मुख्यमंत्री जी के ऑर्डर्स हैं। मुख्यमंत्री जी के बाद तमाम जितने प्रयास वो कर सकते थे जिलाधिकारी स्तर के, उन्होंने किए हैं। आज वो कर्ज में डूबा हुआ है। ये एक वानगी है कि रोजगार उपलब्ध कराने के नाम पर अखबारी विज्ञापनों के अलावा सरकारों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। पहली सरकार के समय में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की बेशकीमती जमीनों में सिडकुल को स्थापित किया गया, तो हम लोगों को उम्मीद थी कि उत्तराखंड के हमारे नौजवानों को, बेरोजगार पढ़े लिखे ग्रेजुएट और अन्य तकनीकी ज्ञान रखने वाले नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इन 21 वर्षों में पहली सरकार में वो स्थापित हुए, और ये चौथी सरकार के समय तक लगभग पूरा सिडकुल, सेलाकुई बंद होने के कगार पर हैं। आपकी गलत नीतियों के कारण बहुत सारे आपके फैक्ट्री मालिक टैक्स हॉलीडे उन्होंने मनाया, बढ़िया ढंग से अपना जो मौज मस्ती कर सकते थे वो किया। एक तरफ पंतनगर की कृषि उपयोगी बेशकीमती जमीनें खराब हुई, और उसके बाद वो उद्योग सब्सिडी खाने के बाद, और अभी कई तरीके के घोटाले वहां पर सुनने में आ रहे हैं, जिसमें वेंडर्स का पैसा बड़े फैक्ट्री मालिक नई नीतियों के तहत उनको नहीं दे रहे हैं, और वो अपने आप को दिवालिया घोषित करा करके, या अन्य कोई बहुत सारे लंबी बात होगी, मैं बहुत शॉर्ट में इसको कह रहा हूँ, वो यहाँ से भाग रहे हैं। और जो यहाँ के जो वेंडर्स हैं, छोटे उद्योग वाले हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं। ये बहुत बुरी स्थिति है। पूरा वहां पर एक एसोसिएशन बनी हुई है, वो सारे लोग इस बात को कह रहे हैं, लाखों रुपए का कर्जा उन पर है, और बड़े फैक्ट्री मालिक भाग रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब केवल मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो सपना हम सब लोग देखते थे कि इन उद्योगों के माध्यम से उत्तराखंड के एक बड़े तबके को, बड़े बेरोजगार वर्ग को हम इसमें समायोजित कर पाएंगे। पहले तो उनका शोषण हो रहा है ठेकेदारी प्रथा के तहत, चलिए वो कुछ ना कुछ उनको मिल भी रहा था, अब स्थितियां और बदतर होती चली जा रही हैं। भले ही आपके पैकेजेस, कोविड-19 के पैकेजेस हजारों करोड़ों की के नाम से उनकी घोषणाएं हो रही हों, लेकिन वो वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा पाने में सरकार नाकाम है, क्योंकि सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है रोजगार का। कैसे हम रोजगार देंगे? कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि किन स्थितियों में किससे कैसे निपटा जाए। इतना बड़ा कोविड-19 का दौर आकर के चला गया। उत्तराखंड में 95 ब्लॉक हैं, 95 आपके ब्लॉक मुख्यालय के अस्पताल हैं,
उनमें आज तक भी, पहले तो चलिए जो था जो चल रहा था उसकी लड़ाई लोग लड़ रहे थे, लेकिन इस बड़ी बीमारी के बाद भी आपने सबक नहीं लिया। आपने हजारों करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया विज्ञापनों में खर्च किया, जबकि केवल एक ब्लॉक मुख्यालय के एक अस्पताल को अगर आप में नियत होती तो उसको वहां की स्थानीय व्यवस्था के हिसाब से काम चलाऊ बनाने के लिए, वहां के लोगों को कुछ हद तक राहत देने के लिए 1 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया भी अगर आप एक अस्पताल पर लैब के नाम पर एक्सरे मशीन, आपका अल्ट्रासाउंड मशीन और उसके साथ साथ कुछ टेक्नीशियंस और फिजिशियंस की व्यवस्थाएं आप करते, फिजिशियंस नहीं है, बड़े डॉक्टर्स नहीं है, आप जो हमारे फार्मासिस्ट हैं, एएनएम हैं, उनको थोड़ा और बेहतर ट्रेनिंग दे करके इन दूरस्थ क्षेत्र के अस्पतालों की व्यवस्था को बेहतर बना सकते थे। लेकिन सरकार ने पैसा खूब खर्च किया विज्ञापनों पर, अस्पतालों की हालत जस की तस है। तो ये बहुत सारे ऐसा एग्जाम्पल्स हैं जो इन 21 वर्षों में कि हमारी सरकारें केवल आई, सरकारें बनाने के लिए आई, मौज मस्ती के लिए आई, मुख्यमंत्री बनाने के लिए आई, लेकिन जनता के हिसाब से, जनता के लिए कहीं पर जो हालात बदतर थे उनमें सुधार हो पाने की गुंजाइश, न तो हालात सुधर पाए, न आगे कोई ऐसा रास्ता दिखाई देता है अब तक की सरकारों की नीतियों से कि उत्तराखंड के हालात बदलेंगे। एक सवाल सर, एक दुविधा कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हमें देखने को मिलती है। अभी हाल फिलहाल में ही राहुल गांधी जी आके गए यहाँ पे, उससे पहले मोदी जी आके गए। हमने देखा कि करोड़ों रुपए का कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार उत्तराखंड में हो रहा है। अब चुनावी दौर भी आने वाला है। क्या आपको नहीं लगता है इस प्रचार प्रसार के पैसों को अगर रोजगार की नीतियों पे लगाया जाता, इस प्रचार प्रसार के पैसों को अगर व्यापार मंडल के सुधार में लगाया जाता या महंगाई को कम करने की कोई दायरे में लगाया जाता तो कहीं ना कहीं ज्यादा लाभदायक जनता के लिए होता, फिर जनता और अच्छे से बखूबी समझ पाती कि कौन सी पार्टी को चुनना है? देखिए, ये तो हम सब लोग जानते हैं चुनाव का दौर आना है और पिछले 3 चुनावों की तरह हर बार बड़े बड़े राष्ट्रीय दलों के बड़े चेहरे यहाँ पर आएंगे, प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, विपक्ष के लोग भी आएंगे, कांग्रेस के लोग भी आएंगे, फिल्मी सितारे अब आना शुरू हो जाएंगे, बॉलीवुड स्टार्स का खेतों के किनारे हेलीकॉप्टर से उतरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये हर चुनाव में होता है। चलिए, अगर खर्च की बात भी करें, चुनाव का एक अवसर है, वो उन्होंने, उनकी पार्टीज का पैसा है, उन्होंने गलत तरीके से कमाया हो, सही तरीके से कमाया हो, ये फैसला करने का अधिकार उनका ही बनता है कि उनको किस तरीके से खर्च करना है। लेकिन त्रिपाठी जी, एक सवाल मेरा, लेकिन कम से कम जो सरकारी पैसा है, जो जनता के लिए पैसा आप प्रोविजन कर रहे हो बजट के नाम से, उसको तो भ्रष्टाचार से मुक्त करते हुए आप कम से कम उसको सही तरीके से खर्च कर दें। अगर इतना भी हमारे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के राजनीतिक दलों के लोग करना शुरू कर दें तो हालात सुधरेंगे। उनके पैसे का, अब ये तो अपनी अपनी समझ होती है कि हम अपने पैसे का उपयोग केवल हेलीकॉप्टरों से फर्रे उड़ाने में करें या उससे 4 लोगों के मकान बनवा दें या किन्हीं अस्पतालों को बेहतर कर दें या कहीं स्कूलों के प्रबंधन को ठीक करवा दें। ये तो उन लोगों को निर्णय लेना है। त्रिपाठी जी, यही मेरा कहीं ना कहीं सवाल है। सामान्य तौर पे अगर हम सोचें, नॉर्मल तरीके से अगर हम सोचें, कोई पार्टी अगर काम करती है तो क्या जरूरत है प्रचार प्रसार की, ये मेरा सवाल है। अगर आप काम करते हैं तो जनता तो आपको बखूबी जानती है कि आपने उनके घर के बाहर सड़कें बनाई हैं, आपने पानी की व्यवस्था सुधार करी है, आपने महंगाई कम करी है, वो तो जनता बखूबी जानती है। और देखिए, सरकार को बनाने वाली भी सूझबूझ वाली कहीं ना कहीं हमारी उत्तराखंड की जनता ही है। तो क्या जरूरत आम पड़ती है कि हम इतने महंगे प्रचार प्रसार करें बजाय इसके कि हम पूरे 5 साल निष्ठा से काम करें? बिल्कुल यही बात है। जब उत्तराखंड का, मुझे याद है, उत्तराखंड का पहला विधानसभा चुनाव हुआ था तो बहुत जिस किस्म का मैनेजमेंट, मीडिया प्रबंधन से लेकर के तमाम जो खर्चे आज चुनाव में लोग करने लगे हैं, ऐसा माहौल कहीं नहीं था। लोग काम करते थे और सभी राजनीतिक दलों के लोग भी, मैं समझता हूं कि उस समय जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ उसमें बड़े गंभीरता के साथ, क्योंकि नया राज्य बना था, लोगों ने चुनाव लड़ा। लेकिन आते आते जो बात शुरुआत में मैंने कही थी, जिस तरीके से आज राजनीति में राजनीतिक दलों ने केवल चुनाव जीतने के हिसाब से लोगों को शामिल करना शुरू किया है, वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड का हो, चाहे वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हों, चाहे वो धनबल से चुनाव जीतने का मादा रखते हो। और चूंकि इन सारे लोगों को जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता के लिए कोई काम न किया है न करेंगे, लेकिन उनको चुनाव जीतना है, तो ये इसी वजह से आज जो बेवजह पैसा, अनावश्यक
पैसा चुनाव में खर्च किया जा रहा है मतदाताओं को लुभाने के लिए, कहीं नगद पैसा दे रहे हैं, कहीं शराब पिला रहे हैं, कहीं और किस्म के मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो ये जरूरत नहीं पड़ती। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। और ये भी एक बड़ा कारण है कि उत्तराखंड क्रांति दल जैसा एकमात्र क्षेत्रीय दल जिसने इस राज्य की लड़ाई को लड़ा, उनका ध्यान कभी इस किस्म के मैनेजमेंट में नहीं गया, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल इस लड़ाई को लड़ता रहा। लेकिन आज जो परिस्थितियां इन दलों ने बनाई हैं, वो हम जैसे लोगों के लिए भी इस चुनाव को उन्हीं के तरीके से लड़ना बाध्यता है, मजबूरी है। हालांकि हमारे पास भी संसाधन नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि राजनीतिक दल जिस दिन काम करना शुरू कर देंगे, नीतियों पर बात करना शुरू कर देंगे, लोगों को केंद्र में रख करके, पिछड़े इलाकों को केंद्र में रख करके काम करना शुरू करेंगे, इस किस्म की राजनीति की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हर एक राजनीतिक दल को अपना आत्मावलोकन करने की जरूरत है, उसे सही लोगों को आगे लाने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि उन पार्टियों में बेहतर लोग नहीं है, अच्छे लोग नहीं है, उन लोगों को लाया जा सकता है आगे, और ऐसे लोगों को जो अपने प्रभावों से, अपने दबंगई से, अपने संसाधनों के बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब ये एक एथिक्स की बात है। अब इसको राजनीतिक दल कितना विचार करेंगे, ये तो देखने वाली बात है। एक आखिरी सवाल सर, कि आईपा द्वारा ये जो मुहिम चलाई गई है जिसमें समाज कल्याण और प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं, इस मुहिम को आप किस तरीके से देखते हैं, और अगर इस मुहिम के लिए आपका संक्षेप में कोई मार्गदर्शन मिल जाए तो? नहीं, जो आप सबने ये जो मुहिम चलाई है, ये एक बेहतर समाज की समझ के लिए, बेहतर समाज की कल्पना को लेकर के है। आपकी इस मुहिम का हम सब लोग स्वागत करते हैं। मैं पूरे उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से ये मुहिम आगे बढ़े और जैसा हम सब चाहते हैं वो स्थितियां बने। आईपा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे पूर्व विधायक त्रिपाठी जी हमारे साथ, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत करी, साथ में बताया कि किन किन मुद्दों पर जो है कहीं ना कहीं जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और हमें खुद ही कहीं ना कहीं अपनी आवाज बननी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, उत्तराखंड की जनता वोट तो दे देती है अपने बड़े बड़े सपनों को देखकर, लेकिन आगे जब सरकार आती है और अपनी तानाशाही करती है तो उसके लिए भी आवाज कहीं ना कहीं जनता को ही उठानी होगी। अगर आईपा का ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।